प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में हमें गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे मौके की मुनासबत से। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ऑफ कोर्स वो ये है कि तख्ते लाहौर की जंग, परवेज इलाही जीत गए, हमजा शहबाज वजारत आला से फारिग, सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया, बतौर वजीर आला की गई तमाम तकर्रुरियां कलअदम करार, परवेज इलाही वजीर आला बन गए। असद उमर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से असम्बली तहलील करने का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज शरीफ ने अदालती फैसला जुडिशल मार्शल लॉ करार दे दिया। अदालती हुक्म के बाद विफाक में हुकूमती इत्तेहाद का मुमकिना रद्द अमल क्या हो सकता है, और भी बहुत से सवाल है करने वाले। आमिर साहब, अगर थोड़ा सा आप मुझे मौका दें तो मैं थोड़ा रिमाइंड कराती चलूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उससे पहले जब ये पूरा इत्तेहादी जो है वो उन्होंने कहना शुरू किया और ग्रुप सामने आए, अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये इस तरह की चीज़ें जब हो रही थी और हम आपसे एनालिसिस लेते थे, तो आपने जो मंजरकशी की थी और जिस जिस पॉइंट को, आपकी दो इस्तिलाहें थी, एक ये कि लाइक इट और नॉट, और दूसरा ये कि गन डालेंगे, और फिर डिफेक्शन क्लॉज आपने कहा कि यही बुनियाद बनेगा। एंड देन हमने देखा कि जिस तरह सिचुएशन प्रोसीड हुई, इवन कल तो हम ये बात ऑन एयर नहीं कर सकते थे जाहिर डिसीजन के हवाले से, बट यू वर प्रीटी मच श्योर कि क्या होगा मुमकिन तौर पे। मैं इतना क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे वकला, सीनियर वकला, सिर्फ पीटीआई के वकला नहीं है, वसीम सज्जाद साहब, एतजाज़ अंसार जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, फिर सलमान अकरम राजा जो कि इनके ही एक मुनहरफ एमपीए के वकील थे, उन्होंने क्लियरली ये कह दिया था, अगर प्रोड्यूसर साहब होते दिखा दें, कि इलेक्शन कमीशन में जब पेश हुए तो उन्होंने यही ऑब्जेक्शन रेज़ किया था कि ये इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का है, पार्टी प्रेसिडेंट का नहीं है। और उसके बाद पीटीआई ने, ये लोगों को एक अभाम रहा और ये एक मिसकंसेप्शन रही कि जनाब ये पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने पार्टी हेड का जोर लगाया था, बिल्कुल जोर लगाया था कि जी इमरान खान और असद उमर ने एप्लीकेशन ज़रूर दी थी, पर बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनको जो पार्लियामेंट्री पार्टी के मिनट्स पेश किए, जिसके बाद इनके हक़ में फ़ैसला हुआ। तो ये वेल इस्टेब्लिश था। ये मेरा ख्याल है कि नून लीग की, पीडीएम की और नून लीग की, और नून लीग के अंदर मरियम बीबी के कांस्टेंट, मैं समझता हूँ ना तजर्बाकारी कह लें, सादगी कह लें, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाह रहा कि सियासी ना पुख्तगी कह लें, कि वो ये हाइप गैर ज़रूरी चीज़ों में दे लेती हैं। इससे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के इलेक्शन में इस तरह ही हाइप दे दी, फिर ये बाई इलेक्शन में हाइप दे दी बहुत ज़्यादा कि एज इफ वो 20 सीटें जीत रहे हैं। अगर ये हाइप ना देते और ये कहते कि जी ये पीटीआई की सीटें हैं तो हम देखेंगे, और उसके बाद ये नतीजा आता तो ये इतने बुरे ना लगते। मगर ये इनकी बेवकूफ़ी होती है और ना तजर्बाकारी होती है कि ये इतनी हाइप देने के बाद कि जनाब ये हम सारे बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, और उसके बाद जब मुंह की खाई पड़ती है तो उसके बाद फिर ये कह देना कि नहीं हमारे वोट ज़्यादा, वो नहीं चलता। अगेन इस केस में ये बड़ा ओपन एंड शट केस था, ये सिर्फ मैनी मेजर वकला, उसके बाद नज़र आ रहा था कि इसके अंदर आइन कानून बड़ा सीधा है। इन्होंने मगर उसको जो एक मज़ीद बेवकूफ़ी की, एक तो कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड, फिर इसको सियासी तौर पर रहा लीगली। एट द एंड ऑफ द डे जब अदालत ने इनसे मांगा कि आप बताएं कि आपके पास डिप्टी स्पीकर साहब से कि आपने ये जो ख़त को था तो आपके पास क्या क्या कानून क्या था, आइन की कोई शिक पेश करें जिसके तहत आपने इसको इस्तेमाल करते हुए उनके वोट कैंसिल किए हैं, तो उनके पास कोई पेश नहीं कर सके। उसके बाद इनके वकीलों से भी वो पूछते रहे कि आप कोई ज़ाब्ता बताएं या वो, तो इन्होंने कोई ऐसा सच वो नहीं किया। और ये कहने के बावजूद कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, इनके लोग वहाँ वकला बैठे भी रहे और वकलाओं ने इन राइटिंग अपना ओपिनियन भी दिया। तो मैं समझता हूँ ये एक राइटिंग ऑन द वॉल थी। और ये क्राइसिस डे वन से, आप देखें डे वन से ये आप जिस तरह से शुरू हुआ है, उसमें सियासी तो छोड़ें, इखलाकी तौर पे पीडीएम और ख़ास तौर पे नून लीग ने बहुत खोया है। आप ये नहीं कर सके कि इस्लामाबाद में भी जिस तरीके से गवर्नमेंट गिराई गई एक लोटों के ज़रिए, यहाँ पे आपने उनके 25 लोग तोड़े, फिर उसके बाद पंजाब में तो कोई फिग लीफ भी नहीं था,
वहाँ तो यहाँ तो चलो एट द एंड आपने एलाइज के ज़रिए खाई, तो आप कानूनी आइनी तौर पे कोई इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जी नहीं थी, खिलाकी बिल्कुल थी कि वो मुनरफ अफराद थे पीटीआई के तोड़े गए, मगर लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर तो वो लोग ख़रीदे गए, 25 अफराद को ख़रीदा गया, उनकी वो एक्शंस हैं जो कि ये आने वाले सालों में और दहाइयों में जिसका जवाब देते रहेंगे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हमला आज भी देखें ना, 25-30 साल बाद भी लोग कहते हैं कि इन्होंने ये हरकत की थी। ये भी जो इन्होंने किया है इनके आगे आएगा, कल कोई ये अखलाकी उसका कोई माइलेज नहीं ले सकेंगे। जब भी अखलाकी बात करेंगे लोग कहेंगे आप वो लोग हैं जिन्होंने लोटे बनाए थे और उसके ज़रिए अपनी गवर्नमेंट की थी। माजी में आज भी हम जो गवर्नर रूल लगाया गया, किसी ने गलत लगाया तो उसको हवाला दिया जाता है, तो ये भी हवाला दिया जाता रहेगा। ये ख़ास तौर पे मरियम बीबी ने, क्योंकि उनकी उम्र छोटी है और उन्होंने सियासत आगे करनी है, नेक्स्ट जनरेशन की चलनी है, तो ये एक ब्लॉट है जो उन पे और हमजा पे, यंगर लॉर्ड पे, बिलावल पे ये रहेगा कि जनाब आपने एक बिल्कुल लोटे तोड़ के गवर्नमेंट बनाई और उसका भी नतीजा भी नहीं निकला और उसमें शिकस्त भी हुई और उससे ये मैं समझता हूँ उनका पॉलिटिकल लॉस भी हुआ, जो कि बाई इलेक्शन की सूरत में नज़र आया कि लोगों ने रिएक्ट किया है। उसके बावजूद ये सारे लोग और ये सारा फैसला जो इनका रहा गवर्नमेंट गिराने का, ये ठीक है इन्होंने अपने केसेस थोड़े से कंट्रोल कर लिए होंगे या थोड़ा सा नैब लॉज तरमीम कर लिया है या इलेक्शन के लॉज में कुछ तरमीम करवा ली है, मगर लार्जली एट द एंड ऑफ द डे आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, वोट चाहिए होता है, इखलाकी हाई ग्राउंड चाहिए होती है। सो इन तकाज़ों में ये बुरी तरीके से इनको शिकस्त हुई और मैं क्या कहूँ कि ये भी आयरनी है। आयरनी ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो कि जोड़ तोड़ के बादशाह रहे हैं, उनका कोई माजी दरख्शा नहीं रहा हुआ, वो यही काम करते रहे हैं, वो मार्शल्लाहों की पैदावार रहे हैं, मगर आज इन्होंने उनको भी हीरो बना दिया। आज के वो हीरो हैं और वो एक फतह याब पार्टी हैं और वो चीफ मिनिस्टर बने हैं और वहाँ पे मिठाइयाँ बट रही हैं और वो आज विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। परवेज इलाही, मुनिस इलाही को भी अपने पॉलिटिकल करियर में कभी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और इतनी हाइप नहीं मिली होगी अगर अखलाकी तौर पे बात करें, जितना इस वक्त उनको सिंपैथी दी गई और उनके साथ उनका एक पॉलिटिकल करियर जो है वो लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा इसने बहुत एडअप किया। मैं खबर दे देता हूँ कि ये जो स्प्लिट हुआ इस ख़ानदान में, आप देखें ना 3 जनरेशन से ये ख़ानदान, हालांकि नून लीग की आपस में जो शरीफ ख़ानदान की दरारें पड़ गई थी, दोनों भाइयों में भी तक तो नहीं बढ़ी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में, मगर बाकी इनके ख़ानदान में इनकी दरारें पड़ गई थी, इत्तेफाक नहीं रहा था। मगर ये इत्तेफाक की अगर कोई मिसाल थी पंजाब की और पाकिस्तान की सियासी फैमिलीज़ के अंदर तो वो ये ज़हूर इलाही की फैमिली थी। ज़हूर इलाही से शुरू होके उसके बाद चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही ने, ये आप देखें 70 से सियासत कर रहे हैं तो 50 साल से ये लोग इकट्ठे थे और इन्होंने ये सर्वाइवर थे ये अपने इकट्ठे रहने की वजह से। तो फाइनली इनकी तो जो दराड़ आई, तो मैं खबर दे देता हूँ, लोग अपनी चैम गोइयाँ कर रहे थे, मैं आपको पूरी बता देता हूँ कि ये दराड़ पड़ी कहाँ से। दराड़ ऐसे पड़ी कि परवेज़ इलाही साहब क्योंकि इसमें टोटली ख़ानदान के पॉलिटिक्स में हावी थे और चौधरी शुजात जो हैं वो हमेशा से उन्होंने ख़ानदान के लिए और ख़ानदानी सियासत बचाने के लिए और अपनी पार्टी बचाने के लिए हमेशा वो जनरस भी रहे और वो गिविंग एंड पे रहे। वो इसलिए उन्होंने एट द कॉस्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन ये हमेशा कुर्बानी दी और परवेज़, ना सिर्फ के परवेज़ इलाही को आगे रखा, मुनिस इलाही को भी अलाउ किया गया कि वो हमेशा वली अहद शहजादा वही रहा। तो चौधरी शुजात साहब के अपने जो 2 बेटे हैं, चौधरी शाफे और सालेक, चौधरी सालेक, उनको ये गिला रहता था कि जनाब हमें जो है ना बराबरी का नहीं देखें। आप देखें गुजरात की पॉलिटिक्स में उनको सालेक को अगर टिकट भी मिली तो वो जाके चकवाल से मिली, उनको गुजरात में अलाउ नहीं किया गया। शाफे को वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर भी अलाउ नहीं किया जाता। तो ये जो हुई थी, जो आपस में जब पीडीएम के साथ उसमें परवेज़ इलाही भी शामिल थे और उसमें शुजात साहब भी शामिल थे, ये जब आपस में इनकी डील हो गई थी जिसमें से परवेज़ इलाही बैकआउट कर गए थे। बैकआउट करने के पीछे एक बहुत बड़ा ये रीज़न था, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उसमें ये पसंद नहीं परवेज़ इलाही को किया जा रहा था और मुनिस इलाही और परवेज़ इलाही को ये बात पसंद नहीं थी
कि वो डील के अंदर जो 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 रोल अदा किया था वो गो बिटवीन चौधरी सालिक था। सालिक साहब की जो है, चौधरी सालिक की अच्छा, गुफ्तगू मुझे शराज बार-बार से कहा रही। जा रहा है आमिर साहब, और मैं इसी खबर की तरफ आना चाहूंगी क्योंकि के शफकत महमूद साहब हमारे साथ जी जी मौजूद हैं। बिल्कुल, ये खबर तो शफकत साहब के पास ही है, उनके पास अगर मैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम। मैं चौधरी साहब बाजी के उसमें जा रहा था, अच्छा अब आगे हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, मुबारक हो कि आप ये पंजाब का तख्त जो लाहौर है आपने पलटा दिया है, मगर अभी भी ये चौधरी सनाउल्लाह साहब जो हैं, राना सनाउल्लाह, ये कहते पाए गए हैं, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि जी खुशियाँ ना मनाएं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देंगे। फिर जरदारी साहब दुबई में बैठे हुए हैं और ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि जनाब वो अभी भी कोई उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और अगर वो, तो क्या आपके ख्याल में ऐसी गिद्दड़ सिंह ये क्या चमत्कार है जो कि पटारी में से निकाल सकते हैं? अच्छा जी आमिर, पहले तो बात यह है कि 17 तारीख को जो कामयाबी हुई और जो आवाम ने जिस तरह के तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिए, तो उसके बाद तो क्लियर हो गया था कि, और जिस तरह 15 सीटें आ गई तो उसके बाद तो क्लियर हो गया था कि सिचुएशन क्या है। फिर इन्होंने ये चक्कर चलाने की कोशिश की और एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया डिप्टी स्पीकर ने, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया। अभी जो इस वक्त ये होने जा रहा है कि इंशाल्लाह आज शाम को, रात को ओथ टेकिंग हो जाएगी और नोटिफिकेशन हो जाएगा परवेज इलाही साहब का एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। और उसके बाद आपको पता ही है हालात जो हैं कि केपी, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सारे जो हैं ये इर्द गिर्द हैं इस्लामाबाद के। और तो ये तो एक अनटेनेबल सिचुएशन है और आपको पता है कि 93 में भी ऐसी सिचुएशन बनी थी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो फिर बेहतर तो यही है शहबाज शरीफ को रिजाइन करे और इलेक्शन की डेट तय की जाए। मगर नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई इस तरफ गामजन है। मगर अब पंजाब में तो आप गवर्नमेंट बना रही है और चारों तरफ से इस्लामाबाद अब जो है ना वो मेयर ऑफ इस्लामाबाद होके ज़रूर रह गए हैं, मगर वो कोई अगर इस तरफ माइल ना हुए कि हमने रिज़ाइन करना है या गवर्नमेंट, तो आप लोगों के पास क्या चॉइसेस हैं? नहीं देखिए, हमने तो जो भी चॉइस इस्तेमाल करनी है वो लीगल चॉइस है, हमने कोई इलीगल चीज कोई नहीं करनी। कोई धरना शरना करेंगे, क्या करेंगे? ये पार्टी का फैसला है, इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो पार्टी ने डिसाइड करना है कि किस तरह करना है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, और इसलिए बेहतर यही है कि हम सब इलेक्शन की तरफ चले। और मुझे यकीन है कि इनको भी समझ आ जाएगी और अक्टूबर में इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। नहीं, अभी आज आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं और बाकी पार्टी की आपके रुफका भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बातचीत हो सकती है। जो पहले आपकी शर्त थी कि इलेक्शन का अनाउंस करें और उसके बाद हम फिर इलेक्टोरल लॉज पे और बाकी कवानीन पे बैठने के लिए तैयार हैं, तो वो शर्त अभी भी कायम है? जी अभी हमारी पार्टी की मीटिंग जारी है, लेकिन जो पहले हमारी स्टेटेड पोजीशन है वो तो यही है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और उसके बाद बाकी चीजों पर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन गुफ्तगू की बात जो है वो की गई है पार्टी की तरफ से, आज सेक्रेटरी जनरल ने भी की है। तो इसका मतलब यही है कि हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रोवाइडेड के उसका टॉपिक और उसका ये क्लैरिटी हो कि इलेक्शन होगा अक्टूबर। चौधरी साहब, ये एक बड़ा इशू रहा कि परवेज इलाही साहब ने ये पहले ये कहा था कि इमरान खान साहब मुझे कहेंगे तो मैं 2 मिनट के अंदर इस्तीफ़ा दे दूंगा। मगर मेरा और बड़े लोगों का ख्याल है कि यहाँ से आप लोगों ने इस्तीफ़ा नेशनल असम्बली में दे के कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था, उससे आपने उनको पूरी ग्राउंड छोड़ के अपनी, अभी ये है कि उनको इन हाउस गिराना शहबाज शरीफ को तकरीबन नामुमकिन हो गया है। तो पंजाब में क्या आप ऐसी जल्दबाजी करेंगे कि रेजिग्नेशन की तरफ सबसे करवा के फोर्स करना चाहेंगे कि अभी इंतज़ार करेंगे और जब तक ये कुछ और फैसले नहीं हो जाते? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि परवेज इलाही साहब ने ये कहा है कि अगर उनको कहा गया तो वो फौरी तौर पर रिजाइन करेंगे। अब ये रह गया मामला कि ये कब होगा, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, कितने पीरियड में होगा, ये चीज जो है ये तो अभी मैं नहीं कह सकता। लेकिन क्लियरली परवेज इलाही साहब ने जो
बात की है वो क्लियर है। पर आपकी ज़ाती, आपका बड़ा तजर्बा है, जो 80 से आप सियासत में हैं, मगर आपके ख्याल में वहाँ पे पंजाब चूँकि मैटर करता है, और जब तक कि यहाँ से इस्लामाबाद से वो रिजाइन नहीं करते, और आसिफ जरदारी साहब वो कंसिस्टेंटली पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब भाई ये कर भी रहे हैं तो हम क्यों अपने 1.5 साल ज़ाया करें, जब तक ये लार्जर फैसले नहीं होते, तो क्या आपकी ज़ाती राय में ये दानिशमंदी होगी कि पंजाब असम्बली जो है डिज़ोल्व कर दी जाए, या वहाँ से जो है उसका ख़त्मा कर दिया जाए? नहीं देखें, हमें कोई बिल्कुल ही पागलपन तो नहीं करना कि फौरी तौर पे डिसॉल्व कर दें। इस्लामाबाद में किया ना ये पागलपन, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो और चीज है, वो उसका ताल्लुक लेजिटिमेसी से था, लेकिन ये सीक्वेंशियल होगा, सारी चीजें जो है वक्त के साथ होगी, और ये एक ऑप्शन है, और ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकती है रेजिग्नेशंस की। मैं चल साहब, आप और हम इस बात के गवाह रहे हुए हैं कि 88 में जब वहाँ पे सिचुएशन थी कि नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और बेनज़ीर साहबा जब एज प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाती थी तो बड़ा वो एयरपोर्ट पे रिसीव नहीं करते थे, और वहाँ पे पंजाब वर्सेस इस्लामाबाद एक बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस या एक तनाव रहता था। तो अभी क्या माजी की ये रवायात हैं तो परवेज़ लाई और यहाँ शहबाज शरीफ इस तरह के मामलात होंगे, और ख़ास तौर पे क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ये आप लोगों को बड़े गिले हैं कि बड़े जुल्म सितम किए धरने के दौरान, तो अब आपका क्या इस पे ठंडी करके लगाएंगे या बदले की भावना है? देखिए आमिर, मैं खबर अज वक्त की चीजें नहीं कह सकता मेरी, और क्योंकि मेरी तो सरकारी हैसियत कोई नहीं है कि मैं इसमें कुछ कहूँ, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि 88 में बेनज़ीर साहबा की अपनी हुकूमत केपी में भी थी, तो इसलिए वो हालात तकरीबन ये उससे भी इस लिहाज से बदतर है कि केपी भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, और हमारे किसी लोग ने मजाक से कहा था कि राना सनाउल्लाह की एंट्री बैन कर देंगे पंजाब में, लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वक्त आने पे होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अनटेनेबल सिचुएशन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। चौधरी साहब कोई खबर भी दे दें आप, बड़ी अभी वो है कि ये स्पीकर किसको, जाहिर है मुझे लगता है आपकी पार्टी से ही पीटीआई से ही होगा, तो कोई नाम भी ज़ेर गौर आए हैं डिप्टी स्पीकर का भी? आई एम श्योर कि आप इलेक्शन करवाना चाहेंगे, दोबारा ये डी सीट करवाएंगे इनको, दोस्त मजारी साहब को। अगर जी आई विश के मेरे पास कोई खबर होती, कैंडिडेट तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई खबर होती तो मैं ज़रूर आपको। अच्छा शफकत साहब, ये बताइए कि वैसे तो हम सुनते रहे हैं थ्रू आउट, जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो मीडिया से बात करते रहे और दोनों तरफ से अदालत को मशवरे भी दिए जा रहे थे, उनको तारीख भी याद कराई जा रही थी, बट जिस तरह से पास्ट 3 मंथ्स में पीटीआई के गिले शिकवे भी रहे अदालती निज़ाम के साथ, उनके खिलाफ फैसले भी आए, तो तवक्को क्या थी? 100% श्योर थे कि यही फैसला आएगा, और अभी क्या सेंटिमेंट्स हैं? मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ थी, मुझे तो कोई डाउट ही नहीं था कि ये फैसला आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज लिखा हुआ है वहाँ पे, वो ब्लैक एंड वाइट है, उसके अंदर तो कोई और फैसला हो ही नहीं सकता। चौधरी साहब, माजी में ये जो बड़े फैसले अदालतों के होते रहे हैं या इलेक्शनों के होते रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रल्स का एक हमेशा किरदार अदा रहा है, तो ये पीडीएम की तरफ से और मरियम बीबी की तरफ से इस तरह के इशारे आ रहे थे कि उनको शक है कि इसमें न्यूट्रल्स ने आपके फेवर में कोई डेटा हो गया है, कोई दोबारा कोई शायद गुफ्तो शनीद शुरू हुई है जिसके नतीजे में ये रिजल्ट आपके फेवर में आना शुरू हो गए हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो न्यूट्रल्स ने खुद कहा है कि वो न्यूट्रल है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस पर कोई शक नहीं डालना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लीगल कानूनी फैसले के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा फैसला जो हुआ है ये कानून आइन के मुताबिक है और इसमें न्यूट्रल्स का या किसी का कोई रोल नहीं है। मगर लास्टली चौधरी साहब कि इस वक्त जो है ना उनकी ज़ाहिर है मीटिंग जारी है और कल भी उनकी मीटिंग्स, पीडीएम की भी मीटिंग्स हैं, और ये इतलाएँ भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान और दुबई में आसिफ जरदारी साहब आपस में गुफ्तगू शुनूद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, तो वो उनकी तरफ से कोई रेसिस्टेंस, तो कोई ऐसी आपके जहन में आता है कि वो क्या
ऐसी ऑप्शंस हैं, और आप लोग अगर वो कल को ज़ाहिर इसको वो इसको फैसले की रिव्यू के लिए भी जाएंगे और भी इसके अलावा भी कुछ इक़दाम करेंगे, क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे जी, मुझे समझ नहीं आती क्या करेंगे। मतलब है कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट में उनकी ताकत कोई नहीं है, वो नजर आ गया है। बाकी और क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट है, अपने खिलाफ जुलूस निकालेंगे। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये सारी हवाई बातें करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा जो फैसला इम्प्लीमेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मुबारक हो। आप तो मेरा उस कैबिनेट की उसमें वो जो ओवरटेकिंग वगैरह पे पहुंचना होगा आपको, मिल जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत मोहतात अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की और इस वक्त सूट भी यही करता है आमिर साहब, क्योंकि ये एक वो जो एक काइंड ऑफ विनिंग मोमेंट होता है, उस वक्त ग्रेस ज्यादा दिखानी होती है, कंपोजर ज्यादा दिखाना होता है, धमकियां भी नहीं लगानी होती। आज के मोमेंट पे ना हमें ये प्रोड्यूसर साहब, ये शेख रशीद टाइप कोई साहब आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसके अंदर है चौधरी शफकत महमूद से कोई खबर निकलवाना। और ये वैसे मैं समझता हूँ समझदारी की बात भी है कि उन्होंने कोई लूज बॉल नहीं फेंकी और उन्होंने कोई ऐसे विक्ट्री के निशान नहीं बजाए और बड़े सोबरली उसको हैंडल कर रहे हैं। पर आई एम श्योर के पीटीआई के अंदर बेताशा अफराद हैं जो कि इस वक्त वो चाहेंगे कि पंजाब के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ जो में लोग मार्क किए हुए हैं या जो उनके ऊपर हल्कों में हुआ है तो उनसे बदले लेना चाहेंगे वो। तो ये जितना शफकत महमूद साहब ये कह रहे थे कि नहीं कोई बिल्कुल इसमें हनी एंड मिल्क, मुझे लगता नहीं है, माफी का ऐलान नहीं है सर, क्लियरली नहीं। और वो परवेज अलाई साहब जो हैं वो बिल्कुल इनकी तरफ से देखें ना। पीटीआई मैं समझता हूँ कि अभी भी आप उनको क्रेडिट दें या डिसक्रेडिट दें कि उन्होंने सिवाय ये कि नवाज शरीफ के नून लीग के 2 बंदे थे जिन्होंने रिज़ाइन किया, मगर इन्होंने कोई उनके बंदे लार्ज स्केल पे नहीं तोड़े। तो इसको वो जो अपने क्रेडिट समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा डिसक्रेडिट था। तो पीटीआई अगर उसमें कमज़ोर रही तो ये उनका क्रेडिट है कि इन्होंने बंदे लार्ज स्केल पे नहीं उस तरीके से खरीद पाए। और अगर ये लेट्स से कि इनकी स्किल्स की कमी थी तो वहाँ अब बैठे हुए हैं परवेज लाई, तो ये जो टाइम मांग रहे थे वो इसलिए मांग रहे थे कि अभी भी वहाँ पे देखे ना, ठीक है शायद आपने वक्फा लेना है, वक्फा लेके आए तो फिर इस पे बात ठीक है। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद मजीद भी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। खास तौर पे आमिर साहब से ये पूछेंगे कि क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं या इसके अलावा क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास, और ये थोड़ी छोटी सी हुकूमत रह गई है। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर साहब हम लोगों की डिस्कशन तो ब्रेक में भी जारी रही। शफकत महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत उन्होंने एहतियात से काम लिया। अच्छा आप ओपनली बात कीजिएगा। मैंने कहा कि वो बाकी पीटीआई में बेताशा लोग हैं जो इतने मोहतात नहीं होंगे और उनको बहुत सख्त गुस्से हैं और गुस्सा होना भी चाहिए। पिछले 4-5 माह में भी इन्होंने भी कोई मसाली गवर्नमेंट नहीं की है। राना सनाउल्लाह ने बहुत ज़्यादा हैवी हैंडेड किस्म की पॉलिसी रही हैं और ख़ासतौर पे धरनों में जो एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल की गई है। तो हर हलके में सूबाई कौमी जो है पूरे पंजाब के अंदर एक मैं समझता हूँ एक सिक्काशाही तो हुई है। तो बेताशा लोग हैं जो कि बदला लेना चाहेंगे। आज की रात फौरी तौर पे जो होंगे ना फौरी इशू ये आएंगे कि जाहिर है पहले जो ही उनकी ओवरटेकिंग हो जाती है तो उसके बाद कैबिनेट बननी शुरू हो जाएगी फ़ौरन जो है ना, और एक शॉर्ट कैबिनेट तो शायद फ़ौरन ही आज रात ही अनाउंस हो। इस वक्त वहाँ पे इस पे अब होगा ये, इसमें थोड़ा सा तनाव आएगा कि अब चीफ मिनिस्ट्री दे दी है तो उसके साथ पीटीआई की ख्वाहिश होगी कि जाहिर है उनके 10 आदमी हैं, उनके 178 पीटीआई के हैं तो वो 176 फिलहाल। और बाय द वे ये 2-3 जो बाई इलेक्शन होने हैं उसके बाद उनकी बढ़ जाएगी। अब काफ़ी इम्कान है कि पहले ही वो जीत रहे थे तो अभी जीतने के पीटीआई की सीटें बढ़ जाएंगी और किस स्टेज पे हो सकता है उनको वो नहीं रहेगा। मगर बहरहाल फ़िलहाल ये होगा कि कौन कौन किस किस को वज़ीर बनाया जाता है। तो अभी ये एक बहस रहेगी
उसके बाद वज़रा होंगे, उसके बाद फिर ये होगा कि स्पीकर जो है पीटीआई अपना करना चाहेगी। उसके बाद जब यूं ही ये सेशन शुरू होगा तो डिप्टी स्पीकर साहब की छुट्टी होगी, तो वो करना चाहेंगे। उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर लड़ाई शुरू होगी, तनाव कि चीफ सेक्रेटरी किसका आएगा, आईजी किसका आएगा। फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना ये अपनी अपनी मर्जी के लोग लगाए जाएंगे। परवेज़ इलाही का ये है कम अज़ कम कि ये जो 3.5 साल बुज़दार साहब के पंजाब के अंदर जो है ना वो बिल्कुल ही प्रेजेंस ही नहीं थी पीटीआई की, तो वो उनका बड़ा तजर्बा है पंजाब चलाने का। और पंजाब को में ना लोगों को ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी उनकी रूट्स हैं और बाकी भी वो लोकल पॉलिटिक्स समझते हैं। सो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए भी ये एक बेहतर चॉइस है कि फ़िलहाल बुज़दार के मुकाबले में तो कोई भी चॉइस अच्छी चॉइस है। तो परवेज़ इलाही कम अज़ कम इनको अब और तब में, क्योंकि इलेक्शन जो है वो मेरा ज़ाती ख्याल है इसी साल हो जाएगा। ये बिटवीन नवंबर वाला जो ही फैसला होगा, तो अब ये देखना है कि दोनों साइड से ये वाइब्स आ रही हैं कि जनाब ये करवा लिया जाए। आसिफ जरदारी साहब बज़िद्दा हैं कि वो 1.5 साल अपने पूरे करना चाह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि अब ये देखना होगा कि वो कैसे प्रेशर करते हैं इनको पीटीआई वाले। कि एक लिहाज से तो शहबाज शरीफ साहब देखें ना, पंजाब चारों तरफ से इस्लामाबाद को एक रास्ता केपी जाता है पीटीआई की गवर्नमेंट, एक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जाता है, वहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट। तो ये एक लैंड लॉक्ड एक आइलैंड बन गया है, पोलिटिकल आइलैंड, जिसमें वही 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बैठेंगे, और एक उनकी ऑनक्लेव सिंध में है दूर, और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही ज़्यादातर चलती है। तो वो भी समझेंगे अभी इन्हीं की फ़िलहाल तो है, मगर वो दरमियान में रहेंगे वो ज़्यादा, क्योंकि बड़ी वो है। मगर कैसे फोर्स करेंगे अगर ये जो है, और इवन इस्टेब्लिशमेंट भी चाहे कि शहबाज शरीफ साहब और अगर जो है तो वो चाहें भी तो इतना ये अड़ जाएं अगर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो पीटीआई का तो बड़ा आसान काम था 2 एलाइज साइड पे करें। क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हुआ है पीटीआई ने नेशनल असम्बली से, तो किसी किस्म का भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 60-70 लोग चाहिए हैं। वो 60-70 अगर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है और नून लीग राज़ी नहीं है तो उनको निकाला नहीं जा सकता। और वो चाहेंगे कि वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी जोर की लगाया जाए ताकि हम भी फिर वोट को इज्जत हो के दोबारा उस पर जाएंगे। हालांकि उनके क्रेडेंशियल्स नहीं रह गया वोट के इज्जत के जिस तरीके से उन्होंने लोटाबाजी की और जिस तरीके से ये आपने बाई इलेक्शन हारने के बावजूद जो है एक्सेप्ट करने वो करने के बाद जो है फिर वहाँ से पंजाब में की, और उसके अंदर नुकसान भी तो वो उनका, मगर बहरहाल वो जोर तो लगाएंगे। अच्छा, ये बड़ी आमिर साहब इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ठीक है ये तमाम मुमकिन स्टेप्स हैं जो आप पीटीआई के हवाले से कह रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा होगा और कैबिनेट तश्कील पाएगी और तमाम चीज़ें। पीटीएम के कैंप में इस वक्त क्या हो रहा है, अब उनका नया स्लोगन क्या है, उनकी सियासत कहाँ खड़ी है, उनका इत्तेहाद किस हद तक डैमेज होगा, व्हाट इज देयर टुमारो, हाउ इट लुक्स लाइक। इत्तेहाद तो उनके पास चॉइस ही नहीं है, वो दे हैव टू वर्क इट आउट टुगेदर। वो जो सब मिला के उसके बावजूद उनको पंजाब उनसे चला गया, बाई इलेक्शन हार गए, तो वो इकट्ठे तो रहेंगे। तो उसमें मगर ये है ना कि क्लियरली सिर्फ इस वक्त दही इलाके सिंध के हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं, उनका होल्ड अभी उधर है। मगर पंजाब में ये बाई इलेक्शन अगर कोई इंडिकेटर है, जो कि बहुत बड़ा इंडिकेटर है, तो इनको जीटी रोड के ऊपर बड़ी दरार पड़ी है, क्योंकि पिछले 30-40 साल से नून लीग और जो है ना शरीफ फैमिली, ये जीटी रोड नहीं इंसद गया था। तो जीटी रोड भी चला गया है, सराइकी एरियाज भी चले गए हैं, और आगे आने वाले जो दिन हैं वो इनके लिए मज़ीद इसलिए बुरे हैं कि इनके पास है फेडरल गवर्नमेंट। सूबे में जिसके पास गवर्नमेंट होती है ना, वो सिर्फ जो है ना मीठा मीठा हप करेंगे कि वो उसके फ़ायदे उठाएंगे, अपने डीसी लगवाएंगे, अपने डीपीओ लगवाएंगे और डेवलपमेंट फंड्स वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लोगों को इलेक्शन की तैयारी कर सकेंगे। मगर जो कड़वा थू वो इस्लामाबाद में हो रहा होगा
कि जो बिजली की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, बाकी जो इन्फ्लेशन है, जो फिगर्स आ रहे हैं कि अभी भी जो है 20-22% महंगाई है, ये 40% तक जा रही है और इनके पास कोई आगे ऑप्शंस नजर नहीं आ और अभी रही। इस फैसले वो के बाद सारों की वजह से और लोग इससे नाला होंगे। तो इलेक्शन पे अर्ली में जाते हैं तब बुरा है कि इस वक्त जो नैरेटिव चल रहा है, नहीं जाते तो तब बुरा है। तो इसलिए वो एक किस्म के बंद गली में फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने रश किया गवर्नमेंट लेने पे। अब ये जो है ना, वो था उस वक्त के बस वो अपने केसेस इतने इंपॉर्टेंट थे, मगर मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस चक्कर में अपनी टोटल सियासत और इंतखाबी सियासत को बहुत बड़ा धचका लगाया, शॉर्टकट लिया। अच्छा आमिर साहब ये बताइए कि इस वक्त जैसे उन्होंने कहा हुआ है हुकूमती इत्तेहाद ने कि हम फैसले को नहीं मानते, तो उनके पास कोई लीगल ऑप्शन, जैसे शफकत साहब कह रहे थे कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, और काफ़ी लोगों से आप बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि लीगली तो कोई ऑप्शन समय, बट स्टिल लीगल वो ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू के लिए जाएंगे। रिव्यू के लिए अंदर दो चीज़ें पक्की हैं, एक ये कि रिव्यू उन्हीं 3 जजेस के पास जाता है जी। और इनकी जो था कि लार्जर बेंच बनाया जाए, फिलहाल तो उन्होंने रद्द कर दी और वो बेवकूफ़ाना दी बात मानना। अगर फ़र्ज़ करें वो इनकी आर्गूमेंट मान लेते तो उन 3 जजेस का ये इकरार करना था कि उनका फैसला पहले गलत आया हुआ है, और अब रिव्यू में वो सिर्फ एक तो उन्हीं जजेस के पास 3 के पास जाना है, और दूसरा रिव्यू का एक बड़ा दायराकार बड़ा महदूद होता है। हाँ उसके अंदर लॉ पॉइंट पे बात कर सकते हैं या आप ये बात कर सकते हैं कि कोई एरर तो नहीं हुआ, वो आप पुरानी बातें नहीं दोहरा सकते। तो वो एक किस्म का एज मान्यूट एज वो बहुत ही कम इम्कान होता है कि रिव्यू में फेवरेबल आए, तो वो लीगल ऑप्शन तो ख़त्म है। बाकी ऑफ कोर्स वो जो फरतुल्लाह बाबर साहब जो कह रहे हैं कि उसके अंदर रूल्स में तब्दील किए जाएं, ये देखें जो ये बड़े फैसले हैं, ये तभी हो पाएंगे कि नई पार्लियामेंट आएगी और नए वो आएंगे, वो बातें इंपॉर्टेंट हैं। मगर ये लूली लंगड़ी पार्लियामेंट इस वक्त जो बैठी हुई है विदाउट अपोजिशन, ये तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, अभी इस वक्त कोई ऐसे ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल देखना यह है कि मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है और किधर जाते हैं मामलात। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।